हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आपके वर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है महर। दैट मीन्स डावर। मुस्लिम लॉ में जो कंडीशंस फॉर ए लॉफुल मुस्लिम मैरिज जो हमने पढ़ी, उनमें मैंने बताया था आपको कि कंसिडरेशन या महर जो है वो बहुत असेंशियल एलिमेंट है। आज हम इसी महर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि महर का बैकग्राउंड क्या है, महर की कंसेप्ट कब आई। तो मोहम्मद पैगंबर से भी पहले, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि इस्लाम के जन्म से पहले भी महर की कंसेप्ट थी। दो तरह की मैरिजेस जो फ्रीक्वेंट थी, एक थी मुता मैरिज और एक थी बीना मैरिज। बीना, BEENA, कुछ बुक्स के अंदर इसे BALA, बाला मैरिज भी लिखा हुआ है। मुता मैरिज में यह होता था कि एक मोहम्मदन मेल जो है वो अनलिमिटेड फीमेल से, कितनी भी फीमेल्स, कितना उसके पास पैसा है उसके हिसाब से वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैरिज करता था। चाहे वो एक दिन हो, चाहे एक मंथ हो, चाहे एक साल हो, और उनके बीच में कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं था। इट वॉज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, एंड ही हैड टू पे। दूसरी जो मैरिज थी, बीना मैरिज, ये कंपैरेटिवली एक बेटर फॉर्म में थी। इसमें जो मोहम्मदन मेल था, जो मुसलमान युवक था, वो लड़की के घर जाता है। इसका मतलब पेरेंट्स की कंसेंट रही होगी, और वो लड़की जो थी वो कभी भी हस्बैंड के साथ में नहीं जाती थी, वो अपने पेरेंट्स के पास ही रहती थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां पे मुस्लिम मेल जो है वो उस लड़की को कुछ पे करता था और उसके पेरेंट्स को भी पे करता था। लड़की जो थी उसको सदीका कहा जाता था। मैरिज का नाम बिना मैरिज, और लड़की को कहा जाता था सदीका। और जो लड़की को पे किया जाता था उसको कहा जाता था सदका। अब ये सदका जो शब्द है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब अपन वक्फ का चैप्टर करेंगे तो वहां पे रिलीजियस पर्पस के लिए जब हम मस्जिद में कोई दान कर रहे हैं तो वो भी सदका है। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, बस सदका का मतलब समझिएगा गिफ्ट। तो यहां पे ये लड़की सदिका थी, सदिका, और जो उसको दिया जाता था वो था सदका। और पेरेंट्स को जो दिया जाता था उसको कहा जाता था महर। कुछ जूरिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि जो सदिका वर्ड था, कि चाहे लड़की को दिया हो चाहे उसके पेरेंट्स को दिया हो, एक्चुअली में यही बाद में धीरे धीरे महर वर्ड में कन्वर्ट हो गया। चलिए, चाहे सदीका से महर वर्ड बना हो, चाहे सदीका या महर में कोई डिफरेंस रहा हो, लेकिन आगे चल के सिर्फ महर वर्ड ही आपका कंटिन्यू रहा। तो अगर हम इस्लाम से पहले की बात देखें तो वहां पर महर या सदका का मतलब ये था कि सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए आप किसी को खरीद रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये उस वक्त की जरूरत रही होगी, उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग रही होगी। मोहम्मद साहब ने भी बाद में महर पे पूरा जोर दिया। उन्होंने भी कहा कि महर जो है वो टू एस्टैब्लिश मैरिटल रिलेशन बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे मोहम्मद पैगंबर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हटके था। उसके पीछे दो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आए। एक तो मोहम्मद पैगंबर ये चाहते थे कि ये जो मोहम्मदन अनलिमिटेड मैरिजेस करते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 2 की, 10 की, 50 की, इस पे वो चाहते थे कि किसी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगे। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई जितनी बार शादी करेगा उतनी बार अपनी होने वाली वाइफ को महर पे करेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास जिनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं उन पे एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हुआ।
भाई जिसके पास नहीं है तो वो तो 4 भी नहीं कर पाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट ये रहा होगा कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप शादियां भी कम करोगे। दूसरी चीज, जो गरीब परिवार की बच्चियां थी उनके पेरेंट्स उन बच्चियों को मुता मैरिज में या इस तरह से जो है वो दे देते थे, बस कोई मजबूरी रही होगी। अब यहां पे अगर इस तरह की बच्चियों को महर मिल रहा है तो उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो क्रिएट होगी और इस तरह बच्चियों की मैरिज जो है वो इजी हो जाएगी। तो इसके पीछे मोहम्मद साहब की बड़ी एक पॉजिटिव टेंडेंसी थी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड था महर के। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इस महर के चैप्टर में। तो मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, इट इज समथिंग इन रिटर्न। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कंसिडरेशन पढ़ा, उसी तरह से ये कंसिडरेशन है। और शायद इसी वजह से ये कहा जाता है कि मोहम्मदन लॉज में जो मैरिज है वो एक सैक्रामेंट नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप देखिएगा कंसिडरेशन की जो बात आपको समझ में आई, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के मामले में जस्टिस महमूद ने भी ये कहा है कि एक वाइफ जब अपने आप को सरेंडर कर देती है तो बदले में उसे जो कंपनसेशन मिलता है, जो हस्बैंड की तरफ से जो कंपनसेशन मिल रहा है, दैट इज महर। तो भाई सीधी सी बात ये है कि महर का होना जरूरी है। अब इस चैप्टर में हमारे पास जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं वो क्या क्या है। डेफिनेशन आपको मीनिंग समझ में आ गया, एक पॉइंट तो ये। दूसरा इसके टाइप्स, तीसरा फिर इसका नेचर क्या है, चौथा ये कि अगर महर की पेमेंट ना हो तो वाइफ के पास क्या क्या राइट्स है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि मिनिमम या मैक्सिमम महर की क्या कंसेप्ट है। फिर एक पॉइंट ये भी है कि क्या महर का वेव त्याग हो सकता है, क्या वाइफ रिलिंक्विश कर सकती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। कंपटीशंस के अंदर बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जब हम महर की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ महर, स्पेसिफाइड महर और कस्टमरी महर। समझिएगा भाई, हमने पहले से डिसाइड कर दिया, भाई ये स्पेसिफाई कर दिया हमने तो स्पेसिफाइड हो गया। और जब हम ऐसा नहीं कर पाए, बाद में ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ये डिसाइड हो, तो आपका क्या आएगा, कस्टमरी या अनस्पेसिफाइड हो जाएगा। अब आप देखो जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम ये डिसाइड कर सकते हैं तो लिक्विडेटेड डैमेजेस की कंसेप्ट आती है। लेकिन हमने ऐसा डिसाइड नहीं किया, कोर्ट डिसाइड कर रहा है तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की कंसेप्ट आती है। तो बिल्कुल यहां भी आपका 2 तरह का है, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। तो यहां पे लिक्विडेटेड को हम बोलेंगे स्पेसिफाइड और अनलिक्विडेटेड जो बाद में डिसाइड होगा दैट इज कॉल्ड कस्टमरी। अब देखिए जो स्पेसिफाइड है इसको बोलते हैं महर मुसम्मा क्योंकि फिक्स है, और जो अनस्पेसिफाइड है उसको हम बोलते हैं कस्टमरी यानी कि महर मिसल। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसको कैसे याद रखना है। भी आपको पता है पहले जो सीजन्स है हमारे, पहले कोई बसंत ऋतु आ गई, स्प्रिंग आ गई, समर आ गई, ऑटम आ गई, विंटर आ गई। इस तरह से हमारे सिर्फ सीजन्स हैं, जो हमारे मौसम है वो फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी आ जाए, मौसम फिक्स होते हैं। तो उसी तरह से मौसम वर्ड याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि मौसम फिक्स होते हैं। तो अब आपको मौसम से मसम्मा वर्ड याद रखना है, आपको लिखना नहीं है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ ट्रिक है समझाने के लिए। कहीं आप लिख दो और ये मेरा चैनल बंद करवा दो, नहीं, लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि धर्म की बात में मैंने आपको पहले बताया था, एक्सप्लेनेशन हमारी जरूर है लेकिन हम अपनी तरफ से कोई बात जोड़ नहीं सकते, ये धर्म का मामला है। तो ये आपका महर मुसम्मा, तो याद रखने के लिए कि साहब मुसम्मा मौसम, हाँ मौसम फिक्स होता है ना, तो इसका मतलब महर मुसम्मा क्या है, फिक्स अमाउंट है। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ निकाह दोनों पार्टी मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट विल द अमाउंट ऑफ डबल, तो ये आपका महर मुसम्मा। अब आ जाओ कस्टमरी। भी कई बार क्या होता है कि लड़का इतना क्वालिफाइड है, इतना अच्छा परिवार है, दिमाग में नहीं आता कि महर डिसाइड करें कि ना करें, बस शादी होगी। अब बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यार यहाँ पे हमने महर तो डिसाइड ही नहीं किया, और महर देना जरूरी है, उसकी जरूरत है क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने भी ये बात कही है और उनकी बात हम टाल नहीं सकते।
तो इसका मतलब कुछ मिस हो गया ना हमसे, या महर तो डिसाइड हुआ था लेकिन ये लोगों के बीच में डिसाइड हुआ था, अब उनका कोई अता पता ही नहीं है। ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, इसका मतलब कुछ मिस हुआ था ना, लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं। तो वो आपको आएगा महर मिस्ल। तो कोई बात नहीं, अब डिसाइड कर लेंगे। तो अब अपन इसको आ जाते हैं वापस महर मुसम्मा में। महर मुसम्मा या जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड डावर, ये बच्चों आगे दो तरह का होता है। एक होता है प्रॉम्प्ट डावर और एक होता है डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट का बोलते हैं महरे मुअज्जल, मुअज्जल, और जो डेफर्ड डावर है उसको बोलते हैं मुवज्जल। अब इनकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, लिख के मत आना, सिर्फ समझा रहा हूं। मुअज्जल, अब आप ध्यान से देखो, मुअज्जल में किस चीज पे जोर पड़ रहा है? अज्जल यानी कि आज। अब देखिए प्रॉम्प्ट डावर का मतलब क्या है। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब होता है तुरंत देर में। भाई आज मांगा है ना, आज की आज ही मिलना चाहिए, ये आपका प्रॉम्प्ट डावर है। डेफर्ड मुवज्जल, देखो अपन एक वर्ड यूज करते हैं मुआवजा, कंपनसेशन, ठीक है। फिर मेरे साथ आपने कुछ मतलब यूज किया है, आपने मेरी प्रॉपर्टी को यूज किया है, मैं आपके काम आया हूं, तो आप बाद में क्या करते हो? मुझे कंपनसेशन देते हो ना, देना ही चाहिए। तो इसका मतलब आज की आज जरूरी नहीं है, बाद में दे देना, हम डिले कर देते हैं उस चीज को। तो डी फॉर डेफर्ड एंड डी फॉर डिले, तो वो आपका क्या आएगा? मुवज्जल। तो पहले इनका मतलब समझ लीजिएगा, एक प्रॉम्प्ट डावर तुरंत दे, हाथों हाथ देना पड़ेगा, जैसे डिमांड होगी देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑन डिमांड। तो पेएबल ऑन डिमांड, जैसे भी आपको मैंने एक चेक दिया, उसमें मैंने आज की डेट लिखी, अब आपकी मर्जी है, आप उस चेक को आज लगाओ, चाहे कल लगाओ, चाहे परसों लगाओ, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आप जब मर्जी लगा सकते हो, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने आज चेक दिया तो आपने आज क्यों नहीं लगाया, कल क्यों नहीं लगाया, लेट क्यों किया। 3 महीने में जब भी आप लगाओगे ना, तो इसी तरह से अगर डॉवर डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कि कितनी अमाउंट होगी, और ये भी बता दिया कि प्रॉम्प्ट है, मांगते ही देना पड़ेगा, ओकेजन डिसाइड नहीं करना, बस सिर्फ इतना सा है कि वाइफ जब मांगेगी तब देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉम्प्ट डावर। अब देखो, एक्स लेडी की शादी हुई वाई मुस्लिम से, तो एक्स लेडी जो है ना, उसने कहा कि भाई जैसे मान लो कि 50,000, एक बार अपन एग्जांपल लेते हैं कि 50,000 डॉलर डिसाइड हुआ, निकाह अभी हुआ नहीं है, उससे पहले वो कह रहे कि डॉलर दो, देना पड़ेगा। निकाह हो गया, निकाह हो गया, लड़की जाने से मना कर रही है कि डॉलर दो, देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉम्प्ट है। चलो साहब, निकाह भी हो गया, लड़की घर पे आ गई, अब वो कोहैबिट करने से मना कर सकती है, साडा हक इत्थे रख बोलते हैं ना अपने, तो इसका मतलब वो प्रॉम्प्ट डावर है, यू विल हैव टू पे, आपको देना पड़ेगा। तो वो आपको कोहैबिटेशन के लिए भी आपसे मना कर सकती है, पर चलो कोई बात नहीं, लड़की घर पे आ गई, लड़की के सेक्सुअल रिलेशंस भी क्रिएट हो गए, कोहैबिटेशन, कंज्यूमेशन सब कुछ हुआ। अब मान लो 10 दिन बाद, महीने बाद लड़की कह देती है कि मेरे तो डॉलर दो, यू विल हैव टू पे, आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉम्प्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि निकाह के दिन ही पेमेंट होगी, ये इसीलिए इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट का मतलब पेएबल ऑन डिमांड, जब वो डिमांड करेगी यू विल हैव टू पे। चलिए अब हम बात करते हैं डेफर्ड की। तो जनरली बच्चों डेफर्ड के अंदर 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये डिले है, पहली चीज तो। अब वो 3 बातें क्या हैं? या तो ये डिसाइड होगा कि अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो पे करना पड़ेगा, या हस्बैंड ने अगर मैरिज डिसॉल्व की, तलाक दे दिया, तब पे करना पड़ेगा, या अगर मान लो इनके अलावा भी कोई इवेंट, क्योंकि अकील अहमद साहब ये लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये 2 ही ओकेजन हो, क्योंकि एक एग्रीमेंट है। अगर यहां पर मान लो अपने एग्जांपल ले रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक इस तरह का एग्रीमेंट हुआ कि जैसे ही पहला बच्चा होगा आपको डॉलर देना पड़ेगा, तो अगर हमने ओकेजन डिसाइड कर लिया है, अभी ये देखो पेएबल ऑन डिमांड नहीं है, पेएबल ऑन डिमांड के अंदर तो ओकेजन की जरूरत ही नहीं है, हम जब चाहें आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे हमने एक ओकेजन डिसाइड कर लिया, वो ओकेजन क्रिएट होते ही आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है? डेफर्ड, या जिसको बोलते हैं मुवज्जल। अब हमारे सामने
कुछ और क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे क्या प्रॉम्प्ट डाउट डेफर्ड डाउट बन सकता है क्या डेफर्ड डाउट प्रॉम्प्ट डाउट बन सकता है क्या? तो यहां पर बच्चों आप ये चीज क्लियर कर लीजिएगा कि अगर वो प्रॉम्प्ट डाउट है तो वो कभी भी डेफर्ड नहीं हो सकता। अगर वो डेफर्ड है तो कभी भी प्रॉम्प्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ओकेजन डिसाइड किया हुआ है और वो ओकेजन नहीं आया तो वाइफ नहीं मांग सकती। और अगर प्रॉम्प्ट है, उसने कहा कि जब मैं मांगूंगी देना पड़ेगा, तो बाद के अंदर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि नहीं साहब उन्होंने वो कैंसिल करके और ये डिसाइड कर लिया कि रेजोल्यूशन पे होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रॉम्प्ट डेफर्ड में या डेफर्ड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही महर पार्टली प्रॉम्प्ट हो पार्टली डेफर्ड हो? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो समझिएगा इस बात को। अगर वाई जैसे मान लीजिए कि 2 लाख रुपए डबल डिसाइड हुआ, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और उसमें वाइफ ये कहती है कि 50,000 जो है वो ऑन डिमांड आपको मुझे पे करने हैं, तो 50,000 आपका क्या हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, और बाकी 1.5 लाख जो है वो डेथ या रेजोल्यूशन जो भी उन्होंने ओकेजन डिसाइड किया, जरूरी नहीं एक ओकेजन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जो ओकेजन डिसाइड किया है वो आपका डेफर्ड हो जाएगा। इसका मतलब जो अमाउंट डिसाइड की जाती है वो पार्टली प्रॉम्प्ट हो सकती है, पार्टली डेफर्ड हो सकती है। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से इसको, कोई डाउट है तो सोचिएगा। अब मान लीजिए कि अमाउंट डिसाइड होगी, लेकिन ये लिखना भूल गए कि ये प्रॉम्प्ट है या डेफर्ड है, ये लिखना भूल गए। तो जो शिया लॉ है, जो शिया टेंडेंसी ऑफ डिसाइडिंग महर है, वो ये मानते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए डिसाइड कर दिए कि साहब 2 लाख रुपए देने, पर ये डिसाइड नहीं हुआ वहां पे, या ये हम लिखना भूल गए कि वो प्रॉम्प्ट होगा कि डेफर्ड होगा, तो ऐसी सिचुएशन में टोटल अमाउंट शैल बी कंसीडर्ड एज प्रॉम्प्ट डॉलर, ये शियास कहते हैं। सुन्नी क्या कहते हैं? सुन्नी कहते हैं कि अगर आपने अमाउंट डिसाइड कर ली है लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि वो प्रॉम्प्ट होगी कि डेफर्ड होगी, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी आधी पेमेंट पेबल ऑन डिमांड होगी यानी कि प्रॉम्प्ट होगी, और बाकी आधी पेमेंट आपकी डेफर्ड होगी। तो यहां पर बहुत सारी बातें बच्चों आपको समझनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रॉम्प्ट डावर्ड पेबल ऑन डिमांड है, यहां पर कोई ओकेजन का मतलब नहीं है। डेफर्ड जो है वो हमेशा ओकेजन पर पेबल होता है, वो ओकेजन क्रिएट होगा यू विल हैव टू पे। अब यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, इवन वाइफ की डेथ हो जाए ना तो भी डबर तो देना ही पड़ेगा, वहां पर भी आप बच नहीं सकते। प्रॉम्प्ट डावर जो है वो डेफर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, डेफर्ड को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक ही अमाउंट का कुछ हिस्सा पेबल ऑन डिमांड हो यानी कि प्रॉम्प्ट हो और बाकी का हिस्सा डेफर्ड हो। अब शिया ये कहते हैं कि अगर प्रॉम्प्ट या डेफर्ड डिसाइड नहीं हुआ लेकिन अमाउंट डिसाइड हो गई है, इसका मतलब वो टोटल क्या माना जाएगा, प्रॉम्प्ट माना जाएगा। और सुन्नी जो है वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आधे को तो क्या मान लो, प्रॉम्प्ट, और आधे को डेफर्ड मान लो। तो ये बच्चों आपके पास एक स्पेसिफाइड डबर की बात हो रही है। अब आती है बात कस्टमरी की, महर मिस्र। तो देखिएगा कस्टमरी, इसका मतलब ये हुआ, ये एक अनलिक्विडेटेड कंसेप्ट है आपके भाई, जो डिसाइड किया था पता नहीं लग पा रहा कि क्या डिसाइड किया था या डिसाइड कर ही नहीं पाए थे, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो फिर ये देखा जाएगा कि जो लड़की है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी सुंदर है, उसकी बाकी जो बहनें थी उनको क्या महर आया हुआ है, उसकी मदर जो थी उसको क्या महर आया हुआ है, उसके फादर का, लड़की के फादर का सोसाइटी में स्टेटस क्या है, लड़का जो है उसकी फैमिली का स्टेटस क्या है, लड़के वालों ने अपनी बहन बेटियों के लिए कितना डॉवर लिया है, वो सारी की सारी कस्टमरी बातें देखी जाएगी। फिर समाज के कुछ लोग बैठ के जो है वो डिसाइड करेंगे। तो ये बच्चों आपके पास 2 टाइप्स थे, स्पेसिफाइड और कस्टमरी। अब आती है बात अमाउंट की। तो देखिए यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं हमारे पास कि जो अमाउंट है वो मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। तो देखिए अगर हम अमाउंट की बात करें, मिनिमम की अगर हम बात करें, तो जो
शिया है उनमें मिनिमम अमाउंट की कोई कंसेप्ट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट की कंसेप्ट है, और जो सुन्नी है उनमें मिनिमम अमाउंट की कंसेप्ट है, मैक्सिमम की नहीं है। तो समझ लीजिएगा इस बात को। यहां पे जब हम मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं तो जो सुन्नी है, सुन्नीस के अंदर जो हनाफी मामदंड है, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा हनाफी हैं, वो ये मानते हैं कि कम से कम 10 दिरहम, कम से कम 10 दिरहम, और जो मलिकी मामदंड है सुन्नीस के अंदर वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 दिरहम, यानी कि 3 दिरहम। दिरहम बच्चों एक करेंसी है, यूएई कंट्री जो है आपके, यूनाइटेड अरब अमीरात जो देश है आपके, वहां पे एक करेंसी है, पहले भी थी आज भी है। और 1 दिरहम का मतलब आज की तारीख में 20 रुपए 60 पैसे है। मैंने आज ही नेट पे चेक किया इसको, तो आज की तारीख में 20 रुपए 60 पैसे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम जो है मुसलमान अगर शादी कर रहा है, हनफी मामदंद ये कहते हैं, इनका हनफी लो ये कहता है कि 10 दिरहम तो बेटा देने ही पड़ेंगे, और जो मलिकी है वो कह रहे हैं कम से कम 3 दिरहम जो है वो आपको देने पड़ेंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप पार्टी डिसाइड करेगी उतना है। अब बात करते हैं शियाज की। तो शिया जो है वो ये कहते हैं भाई हमारे यहाँ मिनिमम की कोई कंसेप्ट नहीं है। इवन मैंने आपको बताया कि मोहम्मद पैगंबर ने तो यहां तक कहा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो वाइफ को कुरान पढ़ा दे, वो भी महर माना जाएगा। अकील अहमद साहब जो है वो अपने इस चैप्टर में लिखते हैं। अब बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम की अगर मामला कस्टमरी डाइवोर्स का है तो भाई मैक्सिमम कितना डिसाइड करेंगे, तो यहां पे ये माना गया है कि 500 दिरहम से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जो थे उन्होंने अपनी बच्ची फातिमा की जब शादी की तो उसमें जो प्रॉपर डावर की जो कंसेप्ट थी, प्रॉपर यानी कि कस्टमरी मैरिज, तो 500 उन्होंने 500 दिरहम जो है वो पे किए थे। तो वो उसी हिसाब से ये मान के चलते हैं कि अगर प्रॉपर डावर की कंसेप्ट है तो 500 दिरहम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कई बार जो है वो इस तरह से आपसे अमाउंट पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम की कंसेप्ट जो है वो सुन्नी के अंदर है और मैक्सिमम की कंसेप्ट शियास के अंदर है। अब आते हैं बच्चों, अगर पेमेंट ना हो महर की, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या क्या राइट्स क्रिएट होंगे। तो ऑब्वियसली बात तो ये है कि महर मिल किसको रहा है, इट इज रिलेटेड टू दी वाइफ। चाहे उसको रेजोल्यूशन की वजह से वो मांग रही है, चाहे डाइवोर्स की वजह में डेथ की वजह से वो मांग रही है वाइफ को, और अगर वाइफ की भी डेथ हो जाए तो भी महर को पे तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लीगल एयर्स को। तो ऐसी सिचुएशन में राइट्स क्या क्रिएट हो सकते हैं। देखिए पहला तो मैंने पॉइंट लिखा है वेस्टेड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो महर की कंसेप्ट है या जो महर का राइट है वाइफ का, ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट नहीं है, एक निहित हित है, सम्मिश्रित हित नहीं है। तो अब इसकी कंसेप्ट के लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपका, उसको देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं कि कोई चीज मुझे मिलनी ही है, कोई किंतु जिंतु परंतु नहीं है, तो इसका मतलब उस चीज में मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन मिल भी सकती है, अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या वाइफ के मरने के बाद में उसका राइट खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो है ही। इसीलिए पहले पॉइंट आपका ये है, पहला जो राइट है वाइफ का, ये कि जो महर है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में आएगा। अब आती है बात, क्या वो रिलिंक्विश कर सकती है क्या? तो मैं बारी बारी आपको ये कह रहा हूं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आ गया कि क्या वाइफ इसको छोड़ सकती है क्या? तो बिल्कुल छोड़ सकती है बच्चों। यहां पर आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये सब कुछ वाइफ पे डिपेंड कर रहा है। भाई अगर वो उसकी डेथ ही होगी है तो उसके लीगल एयर्स हैं, पे करना पड़ेगा। लेकिन खुद वाइफ की अगर बात करें तो वो छोड़ सकती है क्या? बिल्कुल छोड़ सकती है। दो सिचुएशन यहां पे बताई हुई है। अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके फ्यूनरल पे वो वेव कर सकती है, वो कह सकती है कि मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम तलाक की कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे खुला और मुबारक दो कंसेप्ट आएंगे। एक कंसेप्ट ये होती है कि वाइफ जो है वो डाइवोर्स चाहती है,
और हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स देना नहीं चाहता, तो वहां बार्गेनिंग करती है कि भाई तू मेरे को डाइवोर्स दे दे। तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो अगर ये क्वेश्चन राइज करे कि भाई अगर मैंने तुझे डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, तो तू मुझसे, ऑब्वियस सी बात है, डॉवर की डिमांड करेगी। तो वहां पर भी वाइफ अगर चाहे तो डॉवर छोड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि वाइफ के पास ये राइट है कि अगर वो चाहे तो डॉवर को वेव भी, रिलिंक्विश भी कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं जो शुरू में मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रॉम्प्ट डॉवर है, ठीक है, पेएबल ऑन डिमांड है और उसने देने से मना कर दिया या वो दे नहीं पा रहा, आनाकानी कर रहा है, तो उसके साथ रहने से मना कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे नेचर क्या हुआ इस डॉवर का? इसका नेचर ये हुआ कि वो वाइफ जिसने अपने आप को जो है सरेंडर कर दिया है, बदले में उसको उसकी कीमत मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? आज मान लीजिए कि मैं कोई प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूं, तो बदले में मुझे उसकी कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहां पे अगर वो कीमत आप मुझे नहीं दे पाते हो, तो इसका मतलब वो मेरी कीमत आपके पास है, तो कीमत बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैंने आपको कोई कर्ज दिया है। तो ये जो अमाउंट है, जो अमाउंट डिसाइड हुई है, ये यूं समझ लीजिएगा कि हस्बैंड के ऊपर एक कर्ज है। ये अगर बात आपको समझनी है तो अब्दुल कादिर सलीमा का मामला, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडिंग केस है हमारा वो है 1924 का मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। इस मामले के अंदर ये बात क्रिस्टल क्लियर कर दी गई, बिल्कुल साफ कर दी गई कि पत्नी का ये जो डॉवर का जो राइट है, जस्ट लाइक ए डेट, ये कर्ज की तरह है। लेकिन यहां पे एक बात इन्होंने और बताई कि ये कर्ज जो है ना, वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हस्बैंड, अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की, अगर वो पीछे कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गया, अपने लीगल एयर्स के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गया, तो वाइफ का ये जो डॉवर की अमाउंट है ये डूब भी सकती है। तो इसका मतलब डेड तो है लेकिन अनसिक्योर्ड है। अब यहां देखिए मैना बीबी के मामले में क्या था। मैना बीबी के मामले में ये था कि हस्बैंड जो है उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए एक मकान था, उस मकान पे उसकी वाइफ का कब्जा था। हालांकि वो मकान हस्बैंड के नाम ही था पर कब्जा वाइफ का था। इधर हस्बैंड की डेथ होगी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या महर के बदले में वो उस मकान को रख सकती है क्या? कोर्ट ने कहा नो। यहां पे आपका डेट सिक्योर्ड जरूर है, क्योंकि जब तक आपको आपका पैसा नहीं मिल जाता, अमाउंट का, वो उसका महर का अमाउंट नहीं मिल जाती, तब तक आप उस मकान को छोड़ने से मना कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक्स के पास गया, मैंने कहा भाई साहब यार आपको ना एक पेंटिंग बनानी है मेरी। उसने कहा भाई साहब बना दूंगा। अब उसने मेरी पेंटिंग बना दी, 2000 मुझे उसको पे करनी है। अब पेंटिंग मेरी बनाई है तो मेरे काम आएगी कि नहीं आएगी? तो पेंटिंग मेरी हुई कि नहीं हुई? लेकिन मैं उसको 2000 रुपये अगर ना दूं तो बताओ मेरे को पेंटिंग मिलेगी क्या? तो उसने राइट टू लियन धारणाधिकार यूज किया कि नहीं किया? कॉन्टेक्ट में पढ़ेंगे अपने। तो यहां पर मैं ये तो नहीं कर सकता कि आप उस वाइफ को एक प्रॉपर्टी काउंट कर लो, लेकिन कंसेप्ट आपकी वही है। तो यहां पे वो वाइफ जो है तब तक उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगी, राइट टू लियन की तरह यूज कर रही है वो, तब तक उसको प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसको उसका डॉवर नहीं मिल जाता। लेकिन मान लो कि अगर वो प्रॉपर्टी ना होती उसके पास, तो भी डेट तो है ना, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका क्या होता? अनसिक्योर्ड होता। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये हुई कि एक डेट उसको काउंट किया जाएगा। अगर वाइफ के पास हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको सिक्योर्ड मान लो, अदरवाइज वो क्या है? अनसिक्योर्ड है। तो यहां पर एक चीज और भी मैना बीबी के मामले में आप ध्यान रखिएगा कि जो पोजीशन है ना वाइफ के पास, वो ऑलरेडी हो। इसका मतलब हस्बैंड की वजह से या उसकी डेथ से पहले लॉफुली उसने पोजीशन क्रिएट किया हो। अगर अनलॉफुली वो किसी प्रॉपर्टी में पोजीशन क्रिएट करना चाहती है तो फिर आपका ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी छोड़ के मर रहा है और उस प्रॉपर्टी को उस पे हस्बैंड ने कोई लोन लिया हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है, इधर क्रेडिटर्स को पे करना है और इधर वाइफ का भी डॉवर है, तो पहले किसको पे होगा? पहले क्रेडिटर्स को पे होगा। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई अमाउंट बचती है तो वाइफ का भी हिस्सा होगा। तो यहां पे ये समझिएगा कि ये जो आपकी अमाउंट है वो कंप्लीटली क्या है?
अनसिक्योर्ड है, हाँ लॉफुली कोई कब्जा है किसी प्रॉपर्टी का, तो फिर आप सिक्योर्ड है। तो ये बच्चों आपका एक चैप्टर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक राइट, इसके अंदर राइट टू स्यू है, इसका मतलब अगर उसको डॉवर नहीं मिलता तो जो पति के लीगल हेयर्स हैं उनको वो स्यू कर सकती है। यहाँ पे इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो वाइफ का जो राइट है वो सिर्फ डॉवर का है और मेंटेनेंस का है, प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इनके नहीं होते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये बात आपकी मैना बीबी के मामले में आई कि वो प्रॉपर्टी पे काबिज नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी पे तब तक ही वो कब्जा रख सकती है जब तक उसको उसका महर नहीं मिल जाता, इसका मतलब वो उसकी ऑनर नहीं हो सकती। तो ये आपका एक चैप्टर है, अच्छे से इसको समझिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा सा मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं 9785180929 पे। थैंक यू वेरी मच।